ऑनलाइन वाले कमेंट करना बेटा एक बार। दो देखो कहाँ तक हो गया। राजस्थान और ये कहाँ पढ़ा दिया मैंने। वाले बेच के दो CS5 वाले। आ जाओ इसरो चल रहा एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट हो गए थे या ट्रिपल IAS USDA NBSS। आ जाओ। हाँ भाई देखिएगा ये पीछे वाले भाई साहब इनको जाने दे के बैठ जाए तो फटाफट एक बार। जो काल की क्लास के अंदर अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे अपने सोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट थे जिनकी बार बार अपन बात करने वाले हैं। और साथ ही बात करें इंस्टीट्यूट में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इंस्टीट्यूट के बारे में अपन लोग है वो क्या कर चुके थे, बात है वो कर चुके थे। लास्ट अपना इंस्टीट्यूट मैंने हेडिंग डलवा रखी है आपको इसरो की। किसकी डलवा रखी है? इसरो की। और शायद मेरे ख्याल से कल जाते जाते इसके बारे में अपन बात भी कर रहे थे। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये हो गया था बेटा। आगे अपन देख लेते हैं। प्रदीप जी क्या रहे हैं? एकदम क्लियर है। हाँ चल क्लियर ही होना चाहिए। अब देखो बातचीत कर लेते हैं। कल इंस्टीट्यूट की बात करें तो लास्ट अपन ने पढ़ा था इसरो वाला। क्या पढ़ा था? इसरो। दोस्तों बात है 1962 की। कब की बात है? 1962 की। उस समय एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था साराभाई। क्या नाम था? साराभाई। उन साराभाई ने रिकमेंडेड करा कि अपने भारत के अंदर भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो स्पेस से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? स्पेस। स्पेस किसको कहते हैं? अंतरिक्ष को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंतरिक्ष को। आगे पूरे रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा करना अपने यहाँ पे फर्ज बनता है। तो इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया? एक इंस्टीट्यूट है इसको स्थापित किया गया जिसका नाम था इनको स्पार। क्या नाम था? इनको स्पार। और इस इंस्टीट्यूट की अगर अपन बात करें पूरा नाम क्या था तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन। और एन का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल। इंडियन नेशनल कमिटी। क्या था? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट का क्या किया गया था? स्टेब्लिशमेंट किया गया था। और स्टेब्लिश कब किया गया था? 1962 के अंदर किया गया था। 15 मई 1962 को इसको स्थापित किया गया था। लेकिन दोस्तों बात है 1969 की, 1969 की। और इस समय इसका क्या कर दिया गया था? नाम चेंज कर दिया गया था। और इसका नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया था? इसरो कर दिया गया था। कब? 1969। तो कई बार आपको पूछ लिया जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 1962 करोगे कि 69 करोगे? अरे 62 करोगे कि 69 करोगे? 62 करेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि इसरो नाम कब रखा गया तो कब रखा गया? 1969 के अंदर। याद रह जाएगा क्या? इसरो का पूरा नाम क्या होता है बताओ? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये तो अपन एक सोशल साइंस से पढ़ते ही पढ़ते हैं। अभी आपको बताओ अपने सीटी का पेपर हुआ था। क्या हुआ था? सीटी का पेपर हुआ था। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के द्वारा फर्स्ट कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो कौन सा किया गया था? आर्यभट्ट। कौन सा किया गया था? आर्यभट्ट। कौन सा था? फर्स्ट सैटेलाइट था। तो ये कह सकते हैं इसका जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था ये कौन सा था? आर्यभट्ट था, जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 1975 के अंदर। कब किया गया था? 1975 में। तो भारत का जो प्रथम जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, बराबर जो। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा, इसके साथ इसके वर्तमान चेयरमैन की बात करें। इसकी बात करें, वर्तमान में जो चेयरमैन है ये कौन है आपके? अभी ये करते हैं सोमनाथ। एस सोमनाथ के नाम से है। तो सोमनाथ है अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या है? चेयरमैन है। तो ये थोड़े इसरो से रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत कर चुके हैं, पर मेरे ख्याल से ये कहते हैं प्रेजेंट टाइम में इसरो से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज भी अपन को देखने को मिल जाती है। मंगलयान मूवी आपको देखने को मिली होगी, चंद्रयान 3 आपको देखने को मिली होगी। और ये सारी किससे रिलेटेड अपने जो इसरो इंस्टीट्यूट है इससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत अपन बातचीत है वो कर चुके हैं।
अब दोस्तों ये अपन इंस्टीट्यूट की बात कर चुके हैं, एक और भी अपन एक दो इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे जो अपन बीच में पढ़ेंगे वो कर लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे सभी को एक साथ अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि कुछ आज क्लास के अंदर नए स्टूडेंट भी आए, पहली बार आए, तो वो स्टूडेंट हाथ खड़े करेंगे जो क्लास के अंदर आज पहली बार आए, रोहिली के अंदर आज पहली बार ही पढ़ा रहे हैं। मतलब वैसा अगर रोज याद करके लेते यार तो वो भी पुराने भाई साहब, एक भाई साहब, दो भाई साहब, तीन भाई साहब, चार भाई साहब, पांच भाई साहब, छह भाई साहब। तो ये कह सकते हैं 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोहिल के अंदर पहली बार ही आए। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको सोइल साइंस है ये आपको मैं पढ़ा रहा था, और सोइल साइंस के अंदर हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने 2-3 दिन तक बातें करी है, क्या करी है, और बातें करते हुए देखा था कि रेत, धूल, माटी, मिट्टी क्या होती है। तो लगभग हमने 2 पेज लिख लिए, दोनों साइड के कितने पेज लिख लिए, हाँ 2 पेज का 4 पेज हो गए मतलब ना। तो 2 पेज दोनों साइड, तो 2 पेज आपको क्या कर देने, खाली छोड़ देने। और 1-2 दिन अगर क्लास में आओगे तो आपके आसपास के जो स्टूडेंट है वो आपके दोस्त बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाओगे। और एक दिन अगर साथ बैठ के चाय पी लोगे तड़ी पे तो जन्मों जन्मों के रिश्ते बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। और जब जन्मों जन्मों के रिश्ते बन जाए तो थोड़ी सी हेल्प मांग लेनी है कि यार भाई तेरा तो पढ़ने का मन वैसे भी नहीं कर रहा, मुझे पता लग गया, यार तेरी कॉपी आज मुझे दे दे। और नहीं क्या कर लेना, कॉपी की फोटो खींच लेनी है और उन दोनों पेज को घर जाके क्या कर लेना, आप लोगों को लिख लेना। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हमने, केवल रट्टे मारने वाली चीजें पढ़ी है। अभी तो क्या पढ़ी है भाई, कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट कौन से, पापा कौन से, ये 3 ही चीज पढ़ी है। तो सीधे सीधे रट्टे मारने वाली बातें अब पढ़ेंगे। थोड़ी सी अपन मृदा के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। और अगर दोस्तों मिट्टी के बारे में अगर अपन जानकारी ले तो मैं ये कह सकता हूं साल के अंदर सबका दिन आता है, आता कि नहीं आता, सबका एक दिन आता है, सबका काटा जाता है, क्या केक, क्या काटते हैं बताओ, काटते कि नहीं काटते। तो बताओ अपनी मिट्टी का भी अपन लोग केक काटेंगे कि नहीं काटेंगे, काटेंगे। और कितनी तारीख को काटेंगे, 5 तारीख को। कितनी तारीख को काटेंगे, इस महीने की 5 तारीख भी। इसका मतलब कब काटेंगे, अगले महीने। और अगला कौन सा महीना है, दिसंबर। तो हर साल 5 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, मर्दा दिवस। मर्दा दिवस के दिन हम लोग केक लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, जो किसका बना हुआ होगा, मिट्टी का बना होगा। वो सबको थोड़ी थोड़ी मिट्टी खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी खिलाएंगे, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है। और मुझे ऐसे लगता है आप सब लोगों में कैल्शियम की कमी है। कुछ लोग इस कैल्शियम की पूर्ति है वो जर्दा है वो खा के कर लेते होंगे, मिराज, तानसेन, ये वो गणेश साहब भी आते हैं ना, गणेश साहब के अंदर कैल्शियम आता नहीं है। गणेश साहब और मिराज वो पन्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हो जाता है ना। तो इसके अंदर वो एक पुड़ी निकालते हैं, एक पुड़ी में से थोड़ा सा निकाल के डालते हैं, फिर एक दूसरी पुड़ी और निकालते हैं वाइट वाइट सीधे वाले जेब से, और थोड़ा सा डाल कर ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं कि नहीं खा लेते। तो ये कह सकते हैं कैल्शियम की पूर्ति, अगर किसी में कैल्शियम की कमी है तो उस समय अपन क्या करेंगे, सबको थोड़ी थोड़ी मिट्टी खिलाएंगे। छोटे होंगे तब जैसे ही मिट्टी खाई होगी घर वालों ने रेपटा रखा कि नहीं रखा, रखा होगा ना। लेकिन अपन यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर क्या खाएंगे, सबको थोड़ी थोड़ी मिट्टी खिलाएंगे। बताओ खाओगे कि नहीं खाओगे। अच्छी मिट्टी लेके आनी है कि यहाँ से ऐसी मिट्टी उठा के ले आए, अच्छी मिट्टी लेके आए। हाँ सर छोटे तब तो कुछ भी खा लेते थे मिट्टी में जो भी मिलता था, अब नहीं खाते हम लोग। मिट्टी के अंदर गोबर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पोटे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोटे। पोटे जानते ही नहीं जानते, छोरे तो जानते ही नहीं जानते, छोरियां तो जानती होगी, उनको तो उनका भविष्य दिखाई दे रहा है कि भाई सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, और नहीं एक हाथ में तो टाबर और एक हाथ में पोटों की तगारी, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। हाँ पढ़ लिया ठीक, छोड़ूंगा तो कुछ नहीं, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, लेकिन पोटे थोड़ी उठाने पड़ेंगे। लेकिन छोरियां अगर नहीं पढ़ी तो छोरियों को क्या उठाने पड़ेंगे, पोटे उठाने पड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं देखो, एक होता है विश्व मृदा दिवस और एक होता है मृदा दिवस। जैसे अगर अपन बात करें, आप एनिमल हस्बेंड्री सर पढ़ाएंगे तो वो कहेंगे एक तो होता है विश्व दुग्ध दिवस और एक होता है भारतीय या नेशनल या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। वहां पे अपन अलग अलग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अलग अलग। लेकिन अपने मृदा विज्ञान के अंदर विश्व मृदा दिवस और मृदा दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। और ये कितनी तारीख को मनाया जाता है भाई, 5 दिसंबर को। प्रत्येक साल कितनी तारीख को मनाएंगे, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर इस 5 दिसंबर की बात करें कि 5 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो थाईलैंड का एक राजा था,
क्या था? थाईलैंड का राजा, और जिसका नाम था अतुल्य देश भूमिराज। क्या नाम था? भूमिराज या भूमिभोग के नाम से नाम था। और जो राजा था उन्होंने मर्दा को बचाने के लिए, ये कह सकते हैं, वहां पे थाईलैंड के अंदर काफी सारी योजनाएं चलाई, काफी सारे उन्होंने काम करे। तो वह क्या था 2002 के अंदर, कब? 2002 के अंदर ये जो राजा था कहां का था भाई? इसका जन्मदिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जन्मदिन। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, क्योंकि आजकल आपको बताया कि सीधे सीधे पूछे जाते हैं तो अपन याद ही कर लेते हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो अपन को घुमा के पूछ लिए जाते हैं। और राजा था, राजा कहां का था भाई लोग? थाईलैंड। थाईलैंड गए कि नहीं गए? अरे गए कि नहीं गए? नहीं गए, जाने की इच्छा है कि नहीं है? हाँ, इच्छा तो है सर, एक बार जरूर जाके आएंगे। राजा का क्या नाम था? भूमिबोल। क्या नाम था इनका? क्या आता है? 5 दिसंबर को जन्मदिन आता है, इसलिए क्या किया गया? यूएसडीए के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? यूएसडी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। है कहां पे? वाशिंगटन के अंदर। इसका मतलब पहले ही पढ़ लिया, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तो उसके द्वारा 2002 के अंदर ये रिकमेंडेशन रखी गई कि ये जो भूमिबोल राजा है, इसके जन्मदिन पर अपन को क्या मनाना चाहिए? विश्व मृदा दिवस मनाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। लेकिन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो अपन FAO के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर के सारा डाटा पढ़ते हैं, तो उन्होंने 2013 के अंदर, कब? 2013 को इसको 5 दिसंबर को पूरे विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया था। और इसको पहली बार जो मनाया गया था, फर्स्ट टाइम की अपन बात करें तो भाई 2013 में डिक्लेयर किया गया था। तो पहली बार कब मनाया जाएगा? 5 दिसंबर 2014 को। और 2014 के बाद लगातार 5 दिसंबर को अपन किसके रूप में सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं? विश्व मृदा दिवस के रूप में, जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। अपने को पेपर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है? प्रत्येक साल अपने पूरे विश्व के अंदर मीटिंग होती है, अलग अलग देश के अलग अलग प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधित्व आते हैं, प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति वहां पे आते हैं। साइंटिस्ट हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है। और क्या किया था? पूरे विश्व स्तर पर अलग अलग समस्याएं देखी जाती है। क्या देखी जाती है? समस्याएं। और वो समस्याएं देख के कंक्लूजन निकाला जाता है कि आने वाले साल को अपन किस नाम से घोषित करें। और जिस नाम से उसको घोषित कर दिया जाता है, उससे संबंधित सभी देश अपने अपने स्तर पर अलग अलग योजनाएं चलाते हैं। क्या चलाते हैं? योजनाएं चलाते हैं। जैसे हो सकता है किसी जीव जंतु के रख रखाव बचाव के लिए हो सकता है, मिट्टी से संबंधित हो सकता है, फसलों से संबंधित हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2024 को, किसकी बात करें? 2024 को, अभी नवंबर चल रहा है, आपको 5 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि 2025 को किस नाम से घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो वो वर्ष स्टार्ट होने से पहले ही उसको किसी न किसी नाम से क्या कर देते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं। और अलग अलग देश है उसके अंदर उससे संबंधित अलग अलग योजनाएं चलाते हैं, अलग अलग रख रखाव से संबंधित लोगों को अवेयर करते हैं। तो 2024 को किसके नाम से डिक्लेयर किया गया बताओ? देखिए, अंग्रेजी में लिखे हैं कि हिंदी में लिखे हैं? हिंदी में समझ आएंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष किसको घोषित किया गया? 2024 को किया गया। 2023 को किसके नाम से डिक्लेयर किया गया था? इंटरनेशनल मिलेट्स। मिलेट्स किसको कहा जाता है? मोटे अनाज या मोटा अनाज को क्या कहते हैं? मिलेट्स के नाम से कहते हैं। अनाज वर्ष के रूप में 2023 को क्या किया गया था? डिक्लेयर वो किया गया था। आप देखा होगा 2023 के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके अंदर मोदी जी पार्टिसिपेट करते थे। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा होगा कि वहां पे ये मिलेट्स है, इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी चलाया गया होगा। पर आपने देखा होगा आप 2024 को ऊंट वर्ष के रूप में घोषित कर दिया। वैसे तो ये जो ऊंट वगैरह है, ये जो अरेबियन कंट्रीज है, ईरान इराक वगैरह, वहां ज्यादा पाए जाते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। लेकिन अपने राजस्थान में, गुजरात में, यानी कुल मिलाकर भारत में पाए जाते कि नहीं पाए जाते? लेकिन मोदी जी ने भी ध्यान नहीं दिया, मोदी जी को भी टाइम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि भी शायद मेरे ख्याल से मिलोडी जी से मिलने के लिए थोड़ा उत्साहित है। मतलब 2-4 दिन से वो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप देखा कि नहीं देखा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति वो हाथ निकालते ले, मोदी जी इग्नोर करके सीधे कहां चल जाते हैं? आगे चल जाते हैं। हाँ, उसी के पास चल जाते हैं। तो कुल मिला के उधर थोड़े बिजी है। अब थोड़े दिन बाद में या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, और या हो सकता है थोड़े दिन बाद में भी सर्दियां ही है, तो मोदी जी अपने राजस्थान के अंदर आ जाए और ऊंट के ऊपर बैठ के पहले तो खूब सारी फोटो खिंचाए, और फोटो खिंचाने बाद ऊंट की सवारी करेंगे। और ऐसे कहेंगे ऊंट पे बैठ के सवारी करने में बड़ा मजा आता है। ऊंट एक शानदार, जोरदार, जबरदस्त वाला जीव होता है। 7 दिन बिना पानी पिए भी रह जाता है। क्या रह जाता है?
और ऐसे करके ये कर सकते हैं उससे संबंधित या जो भी ऊंट पालक है उनको क्या करेगा, प्रोत्साहित करने के लिए, ऊंटों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है कि को प्रोत्साहन राशि या किसी न किसी योजना का क्या कर दे, उद्घाटन कर दे। और अगर कर भी दिया होगा तो मुझे इससे आइडिया नहीं होगा, एनिमल वाले सर इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया था। अब दोस्तों हुआ क्या था, अगर अपन बात करें, अगर अपन देश आजाद होने से पहले की बात करें, देखो पूरे विश्व में जो प्रथम उत्पादित जो उर्वरक था वो कौन सा था, एसएसपी था, जिसका पूरा नाम क्या होता है, सिंगल सुपर फोस्फेट। और इस सिंगल सुपर फोस्फेट का जो उत्पादन है ये कब किया गया था अपने विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर जो बेस्ट जो उर्वरक था ये कौन सा था, एसएसपी था, जिसका उत्पादन कब हुआ था, 1843 में। वैज्ञानिक कौन सा था, लोवेस। देखो लावेस लोवेस जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, मैंने स्पेलिंग लिख दी है। और दोस्तों वो कंट्री थी वो कौन सी थी, इंग्लैंड। कौन सी कंट्री थी, इंग्लैंड के अंदर लोवेस वैज्ञानिक द्वारा 1843 में एसएसपी उर्वरक इसका उत्पादन किया गया था। और दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में उत्पादित प्रथम उर्वरक कौन सा था, तो भारत में भी कौन सा था, एसएसपी। कब उत्पादित हुआ था, 1905 में कि 6 में, 6 में हुआ था। ठीक है, अब ये एसएसबी को यहाँ पे इंडिया में कोई नाम नहीं पड़ते, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो आपकी ये कह सकते हैं वहां पे कंपनी थी, कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्शन किया गया था और प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए उसका नाम है अपन अभी देखने को यहाँ पे किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं पढ़ते, जबकि विश्व में वैज्ञानिक का नाम पढ़ते हैं। और लोवेस के बारे में शायद मैंने जब आपको लिबिक के बारे में पढ़ाया तब भी मैंने जानकारी दी थी। तो भारत में एसएसपी का उत्पादन 1906 में प्रारंभ हुआ। अगर अपने देश आजाद होने से पहले की बात करें, अपना देश है वो कब आजाद हुआ था, बताओ, देखिए कब आजाद हुआ था, 47 तारीख क्या थी, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। उससे पहले भारत में नाइट्रोजन का एक ही उर्वरक था, क्या था, एक ही उर्वरक था, और वो उर्वरक कौन सा था, अमोनियम सल्फेट। कौन सा था, अमोनियम सल्फेट। यानी ये कह सकते हैं आजादी से पहले, देखो आजादी से पहले एसएसपी था, लेकिन आजादी से पहले एसएसपी था तो नाइट्रोजन का है कि फोस्फोरस का है, ये अरे किसका है, फोस्फोरस का है। तो आजादी से पहले दोस्तों जो नाइट्रोजन का जो उर्वरक था वो एक ही था, और वो कौन सा था, अमोनियम सल्फेट था। और अमोनियम सल्फेट में दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें कितना होता है, 20.6% पाया जाता है, जबकि सल्फर है कितना परसेंट पाया जाता है, 24%। तो जब दोस्तों बात करें आजादी से पहले नाइट्रोजन का एक ही उर्वरक था, अब ये 100 किलोग्राम लेंगे तो नाइट्रोजन केवल कितना मिलेगा, 20 किलोग्राम। और इसमें सल्फर भी 24%, इसलिए महंगा उर्वरक था, क्या था, महंगा उर्वरक था, क्योंकि केवल और केवल नाइट्रोजन था। तो ये कह सकते हैं नाइट्रोजन का एक ही उर्वरक था तो इसकी मोनोपोली चलती थी, क्या चलती थी, मोनोपोली। और ये कह सकते हैं कुल मिला के फार्मर्स इसको परचेज नहीं करते थे। अब दोस्तों हुआ क्या कि अगर देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में क्या किया गया, ये समस्या देखी गई। और ये समस्या देखी गई, आपको पता है देश आजाद होने के बाद में एक अपने प्रधानमंत्री बने, ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के बाद में जो सबसे बढ़िया शानदार जोरदार वाले जो पीएम बने वो नरेंद्र मोदी जी को माना जाता है, जो ये करते हैं पूरे विश्व स्तर पर ये कह सकते हैं भारत को जोड़ने का जो काम करा है। तो इंदिरा गांधी जी थे उस समय क्या हुआ था, भारत में सबसे पहले यूरिया का उत्पादन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ था भाई, यूरिया का उत्पादन। और दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत में यूरिया उत्पादन की बात करें तो भारत में दोस्तों जो यूरिया उत्पादन है ये कब उत्पादन हुआ था, आपके 1956 के अंदर। कब हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था। और इसके साथ दोस्तों भारत के अंदर अगर डीएपी उत्पादन की बात करें तो डीएपी उत्पादन कब हुआ था, 1967 के अंदर। कब हुआ था, 1967 में। जब दोस्तों अगर नॉर्मली अगर बात करें, आपने कभी जीवन के अंदर पोषक तत्व पढ़े होंगे, और बताओ से पोषक तत्व कितने होते हैं, 17। कितने होते हैं पौधों के लिए, वो 17 के 17 पोषक तत्व पौधों को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर एक भी पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलता है तो पौधा रूठ जाता है, रूठ जाता है, नाराज हो जाता है और कहता है मैं नशे काट लूंगा, फांसी लगा लूंगा, पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। कुल मिला के उत्पादन कम कर देगा, क्या कर देगा, उत्पादन कम कर देगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों इसके बारे में अगर अपन बातचीत करें तो ये कह सकते हैं आपने उर्वरक 17 पोषक तत्व पढ़े होंगे, जिनमें 3 पढ़े होंगे, कौन से थे, CHO। ये ऐसे पोषक तत्व है जो पौधे के अंदर 96% में पाए जाते हैं। कितने परसेंट में, यानी पौधे की संरचना इन्हीं के द्वारा बनी होती है। और ये तीनों कोई पौधे कहां से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से, यानी जल और हवा के द्वारा। बाकी बचे कितने, 14 में से सबसे ज्यादा कौन से चाहिए, NPK चाहिए। इनसे कम कौन से चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और बाकी जो 8 बचे हैं वो बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो इनकी कितनी मात्रा चाहिए, इसके आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में,
ये सबसे ज्यादा चाहिए इसलिए इनको क्या कर दिया, प्राथमिक। ये प्राथमिक से कम चाहिए इसलिए इनको क्या कर दिया, द्वितीयक। और ये बहुत कम मात्रा में चाहिए इसलिए इनको क्या कर दिया, सूक्ष्म। अगर दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो पुराने समय में उर्वरक डालते ही नहीं थे, वही नहीं करते थे उर्वरक, तो खाद डालते थे। किसान क्या डालते थे, अब खाद में आपने देखा होगा सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन क्या पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये कम मात्रा में है तो भाई है तो सारे के सारे मिट्टी में, लेकिन इनकी मात्रा पौधों को क्या चाहिए, ज्यादा, और मिट्टी के अंदर ये क्या है, कम। आगे अपन बात करेंगे। ये देखो मिट्टी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मिट्टी का निर्माण पहाड़ों के टूटने से होता है। किसके टूटने से होता है, और पहाड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, बाठे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व। चोगदा है ना, ये चोगदा के चोगदा सारे सारे किसमें पाए जाते हैं, बाठों में पाए जाते हैं। इन चोगदा में से एक पोषक तत्व बाठों में नहीं पाया जाता, वो कौन सा है, नाइट्रोजन। एक बार देखो मैंने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपन किसके नाम जानते हैं, खनिज के नाम से पढ़ाया था क्या मैंने कल परसों आपको। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, खनिज। खनिज का मतलब भी बाठे ही होते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं सारे के सारे पाए जाते हैं, केवल कौन नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन। यही कारण है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन से पोषक तत्व की कमी है, नाइट्रोजन। विश्व की बात कर ले, भारत की बात करें, उदयपुर की बात करें, आपके गांव की बात करें, जब मेरे गांव की बात करें, सभी मर्दाओं में किसकी कमी है, नाइट्रोजन। क्योंकि मिट्टी में बाठों के टूटने से बनती है और बाठों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। और नाइट्रोजन पौधों को ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये कह सकते हैं भाई खाद डालते सारे थे, लेकिन इनकी कमी थी, और सबसे ज्यादा कमी किसकी थी, नाइट्रोजन की। तो जब दोस्तों बात थी 1956 की, तो 1956 के अंदर जब यूरिया का उत्पादन भारत में क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया। और यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता उर्वरक है। कौन सा है, सबसे सस्ता उर्वरक है। प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी क्या पाई जाती है, ज्यादा। 100 किलोग्राम में 46 किलोग्राम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरिया के कट्टे के अंदर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन पाई जाती है, बताओ। अरे कितने किलोग्राम पाई जाएगी, यूरिया का कट्टा कितने किलोग्राम का आता है, कितने का, 50 का, 40 का, 42 का, 45 का। इतने दिन 45 का आता था। 2023 के बाद में आज के यूरिया गोल्ड आने लग गई है, जिसके अंदर 40 किलोग्राम का कट्टा आता है। कितना आता है, 40 किलोग्राम का। यूरिया गोल्ड पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। नाइट्रोजन तो उसके हाँ, यूरिया का कट्टा 45 किलोग्राम का आता था पहले। अरे मेरी बात तो सुनो, तो बता तो रहा हूं, सुन लो। हाँ, तो हुआ क्या था, अभी 2023 लास्ट के अंदर, सितंबर के अंदर एक दिन नरेंद्र मोदी जी सिक्कर आए थे। कहाँ आए थे, सिक्कर आए थे। अब आप जब जीके पढ़ोगे ना, किसान आंदोलन पढ़ोगे, तो किसान आंदोलन पढ़ोगे तो शेखावाटी की आप लोग जरूर बात करोगे। तो शेखावाटी की बात करें ना, तो ये आप मानते नहीं, शेखावाटी वाले तो ज्यादा चालाक होते हैं। मतलब मानते कि नहीं मानते, बातें करने में ज्यादा गोलीबाज होते हैं। तो वह क्या था, एक किसान आंदोलन पढ़ोगे आप, शेखावाटी वाला, सिक्कर वाला आंदोलन पढ़ोगे, किसान आंदोलन, तो उसमें क्या वो कर वगैरह ज्यादा बढ़ा दिए थे राजा महाराजाओं ने। तो राजा महाराजाओं ने कर ज्यादा बढ़ा दिए, तो ज्यादा बढ़ा दिए, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं किसान है वो आंदोलन करने लग गए। क्या करने लग गए, तो अब मान लो 1 बीघे में 1 बोरी कर लग रहा है, मान लो गेहूं का कितना लग रहा है, 1 बीघे में 1 बोरी। अब मान लो किसी किसान ने 10 बीघा गेहूं बोया है, कितना बीघा गेहूं बोया है, 10 बीघा गेहूं बोया है। और अगर दोस्तों 10 बीघा गेहूं बोया है तो कितनी बोरी देनी पड़ेगी राजा को, 10 बोरी। अब अगर राजा अगर टैक्स बढ़ा देगा, मान लो 12 बोरी देनी है, कितनी देनी है, तो किसानों को लगेगा कि नहीं लगेगा कि बढ़ गया, पहले 10 देते थे, इस साल कितना देने, 12 देने। तो वहां का राजा ज्यादा चालाक था, राजा ने क्या कर दिया, बीघे का आकार कम कर दिया। जमीन तो वही है, पहले वो जमीन कितना बीघा हुआ करती थी, मान लो 10 बीघा हुआ करती, कितनी हुआ करती थी, बीघा। अब बीघा मान लो पहले इतना बड़ा हुआ करता था, राजा ने बीघे का आकार क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया, और बीघा का आकार कम कर दिया। अब पहले आपके ये थे कि भाई राजा ने कहा पहले 1 बीघे से 1 बोरी गेहूं की लगेगी, तो अब भी कर कितना लगेगा, 1 बोरी। लेकिन बीघे का आकार क्या कर दिया, कम। पहले जो जमीन 10 बीघा हुआ करती थी, वही जमीन अब कितने बीघा होने लग गई, 15 बीघा होगी। कितनी होगी, अगर उसी जमीन की बात करें तो राजा को पहले 10 बोरी जा रही थी, अब कितनी बोरी जाएगी गेहूं की, 15 बोरी जाएगी। कहने का मतलब ये कहा जाता है कि आप सर पढ़ाएंगे एक तब कहेंगे कि राजस्थान में सबसे छोटा बीघा सिक्कर का होता है। किसका होता है,
सिक्कर का होता है जो किसान आंदोलन पढ़ाएंगे तो सर बात करेंगे। तो कहने का मतलब अगर कर बढ़ा तो 12 बोरी जाती और किसानों लगता बढ़ा दिया तो क्या कर दिया, बीघे का आकार छोटा कर दिया। ये मोदी जी भी सिक्कर में आए तो सिक्कर के लोगों ने मोदी जी के कान भर दिए, क्या कर दिए, कान भर दिए। तो अगर आपको ऐसे पूछा है कि यूरिया का कट्टा कितने किलोग्राम का है तो ये कह सकते हैं ये 45 किलोग्राम का। ये कितना है भाई, 45 किलोग्राम का आता है। लेकिन ये कह सकते हैं 2023 में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। यूरिया गोल्ड का मतलब इस यूरिया के अंदर सल्फर भी आएगा, क्या आएगा, सल्फर। तो इसकी जो कीमत थी वो 267 रुपए थी। कितनी थी, अब मोदी जी ने कहा पहले 267 लग रहे थे, अब भी कितने लगेंगे, 267 ही लगेंगे। लेकिन इसका जो साइज है वो क्या कर दी, कम कर दी। और यूरिया गोल्ड का कट्टा कितने किलोग्राम का आता है, 40 किलोग्राम का आता है। तो किसान पहले भी 270 रुपए लेके दुकान पे जाते थे, अब भी कितने लेके जा रहे हैं, 270। तो किसान को लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई, नहीं बढ़ी, लेकिन वास्तव में यूरिया कम आएगा कि नहीं आएगा। तो यूरिया का कट्टा कितने किलोग्राम का होता है, 45, और यूरिया गोल्ड का कितना होता है, 40। अभी यूरिया गोल्ड का प्रोडक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया। अभी यूरिया गोल्ड क्यों लॉन्च किया गया, इसमें सल्फर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्योंकि भारतीय मृदाओं प्रेजेंट टाइम में सल्फर की कमी होगी। किसकी कमी होगी, सल्फर की कमी होगी। तो जब यूरिया का उत्पादन प्रारंभ किया गया था, यूरिया शुरू हुआ तो किसानों ने भी पहले विश्वास नहीं करते थे लोग, तो एक दो किसान ने क्या करा, यूरिया लाके डाल दिया। क्या कर दिया, यूरिया लाके डाला। तो भाई मिट्टी के अंदर कमी किसकी थी, प्राथमिक पोषक तत्व है। किसकी थी, प्राथमिक पोषक तत्व। सबसे ज्यादा कौन चाहिए पौधों को, तो एकदम से नाइट्रोजन। और कमी भी किसकी थी, नाइट्रोजन, क्योंकि मिट्टी में पाया नहीं जाता। इसलिए क्या किया गया, जैसे यूरिया डाला तो उत्पादन में एकदम से बढ़ोतरी देखी गई। क्या देखी गई, बढ़ोतरी देखी गई। और जब बढ़ोतरी देखी गई तो ये कह सकते हैं पुराने समय में देसी किस्में आया करती थी। कौन सी किस्में आया करती थी, देसी किस्में, जिनके तने पतले हुआ करते थे और लंबाई ये पौधे की क्या हुआ करती थी, ज्यादा। और नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, वानस्पतिक वृद्धि को। तो जब नाइट्रोजन दिया तो पौधा और ज्यादा बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा हुआ तो ये कहते हैं पौधा कहां गिरने लग गया, मिट्टी के ऊपर। और मिट्टी में बताओ छोटे छोटे क्या पाए जाते थे, हाबुड़े पाए जाते थे। और हाबुड़े बटके भरके सो खा जाते, या फिर गिर जाता तो दाने अपरिपक्व रह जाते, तो उत्पादन वापस क्या होने लग गया, कम होने लग गया। 1962-63 की बात है, जब भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसे कहा जाता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग के सहयोग से आपके गेहूं की बोनी किस्मों के 100 किलोग्राम बीज मंगाए गए थे। कितने मंगाए गए थे, 100 किलोग्राम। अब बोनी किस्में आप देखा, जैसे आपने और देखा, बाजरा देखा होगा मेरे ख्याल, एक तो शंकर बाजरा और एक था देसी बाजरा। देसी बाजरे के तने पतले होते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं, पर जो बोनी किस्में होती है इनका तना मोटा होता है और लंबाई क्या होती है इनकी, कम होती है। अब अगर इनके अंदर अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो मुझे ये बताओ कि पौधा की लंबाई बढ़ेगी तो गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। तो ये कह सकते हैं यूरिया का उत्पादन 56 में हो गया था, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि बोनी किस्में थी नहीं, देसी किस्में थी जो गिर जाती थी। अब 1962-63 में इनको आयात किया गया और 2-3 साल तक 100 किलोग्राम में लेके आए थे। तो 2-3 साल मल्टीप्लाई करके 2065-66 के अंदर ये कह सकते हैं कि ये जो गेहूं के बीज है ये किसानों को वितरित किए गए। किसको वितरित किए गए थे, किसानों को। तो अब हुआ क्या कि भाई ये किसमें है, ये कह सकते हैं ये पौधे ज्यादा लंबे नहीं होंगे और पौधे गिरेंगे क्या। इस साल जो हाबुड़े के गिरने का इंतजार कर रहे हैं, बटके भरने का, बटके भर पाएंगे क्या, नहीं भर पाएंगे, जैसे जैसे खड़े रहेंगे। प्लस नाइट्रोजन दे दिया तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा, पौधे में क्लोरोफिल ज्यादा, तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, ज्यादा, तो दाने भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। ज्यादा बनेंगे तो उत्पादन में एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जिसको अपन आज वर्तमान समय में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से। अब ये देखा गया कि नाइट्रोजन की तो पूर्ति हो गई, लेकिन देखा गया नाइट्रोजन के बाद में और किसकी कमी आ रही है भूमियों में, फॉस्फोरस की कमी आ रही है। तो किसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया भारत में, डीएपी का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। किसका कर दिया, डीएपी का। अब जब किसानों ने यूरिया और डीएपी खेत में डाला तो एकदम से उत्पादन में बहुत ही ज्यादा क्या देखी गई, बढ़ोतरी देखी गई। क्या देखी गई। और आपको पता मनुष्य जीवन है ये मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है, मोह माया के जाल में फंसा हुआ, लालची प्राणी है। कौन सा प्राणी है, लालची प्राणी है। आज के समय की बात करें तो मनुष्य इतना ज्यादा लालची हो गया है कि ये कह सकते हैं किसी का मर्डर भी कर सकता है अपने फायदे के लिए, किसी को काट भी सकता है, मार भी सकता है। और रोज ऐसी न्यूज अपन टीवी में भी देखते हैं। तो लालची प्राणी था। अब एक कट्टा डाला तो उत्पादन 2 बोरी की जगह 10 बोरी हो गया। अगले साल किसान 2 बोरी यानी 2 कट्टे डालने की जगह 10-10 कट्टे डालने लगे। कितने कट्टे डालने लगे,
10-10 कट्टे डालने लग गए। अगर दोस्तों नॉर्मल अगर पुराने समय के अंदर अपन बात करें तो इतने हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुआ करते थे। आजकल तो अपने को हर गली के अंदर हॉस्पिटल देखने को मिल जाते हैं। ये भाई साहब सुबह उठते इन्होंने बीड़ी पी। क्या पी? बीड़ी पी तो इनके फेफड़ों में कितने धुएं गई, ये डॉक्टर अभी भी इसको चेक करके बता सकते हैं। इनके पेट में कितना पानी है, ये कितना खाना खाया, पूरे शरीर के एक एक जो ये कह सकते हैं अंग है उनको मशीनों के द्वारा चेक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। पुराने समय में कुछ नहीं होता था। पुराने समय में वैद्य जी के पास जाया करते थे, वो वैद्य जी कहते हाथ आगे करो, तो हाथ आगे करते तो ऐसे वैद्य जी देखते, अच्छा कल इधर उधर सर्दी में घूम लिया लगता है। अरे कि हाँ वो दोस्त की मोटरसाइकिल मिल गई थी तो ज्यादा फर फर कर लिए। क्या कर लिया? फर फर कर लिए। कपड़े पहने नहीं थे तो हो सकता है सर्दी लग गई, तो 2-4 जड़ी बूटी देते और अपन लोग फिर भी ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के अंदर बुढ़े लोग जीते थे 90 साल 100 साल, और कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा जिया करते। जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन आजकल के समय के अंदर तो अगर 65 60 70 साल का भी अगर खत्म होता है तो मारवाड़ी में कहते हैं बापड़ो आराम पायो, बुढ़ो आदमी हो। अरे कहते कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो पुराने समय के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता था। आदमी की जो औसतन आयु थी वो ज्यादा थी। आजकल औसतन आयु वो क्या हो गई है? कम हो गई है। औसतन आयु कम क्यों हो गई? क्योंकि मनुष्य लालची था, उन्होंने जहर डालना शुरू कर दिया। अगर मैं यूरिया का कट्टा लेके आऊं और सबको थोड़ा थोड़ा यूरिया प्रसाद के रूप में दे दूं, प्रसाद है ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट का सब सारे सारे प्रसाद खा लो, तो बताओ जैसे प्रसाद खाओगे आप सबके पास एक एक जने के पास कितने कितने लोग आएंगे? 4-4। कितने कितने लोग आएंगे? कंधे पे उठा के क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? राम नाम सत्य। और ऐसे करते करते आपको कहां ले जाएंगे? अरे कहां ले जाएंगे? मसानों में ले जाएंगे। और आप लोगों की क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। तो आपकी क्या बन जाएगी? अरे राख बनेगी कि बानी बनेगी? बानी बन जाएगी। और बानी बन जाएगी तो मिट्टी में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे ना। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अगर यूरिया दे रहा हूं तो भी अपनी बानी बन जाएगी। तो एक बात सोचो, अपन खेत में कितना ज्यादा जहर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? तो किसान लालची था, इतने ज्यादा जहर डालने लग गए। उसके साथ ये कैसे कीड़े लग गए तो कीटनाशी डाल दो, खरपतवार उग गए तो खरपतवार नाशी डाल दो। और वर्तमान समय में तो ऐसी दवाइयां और आ रही है कि पत्तियां बड़ी होने की दवाई, फूल ज्यादा आने की दवाई, दाने मोटे होने की दवाई। और ये कहते हैं जब से बुआई करते हैं तब से लेके कटाई तक बुआई से पहले डीएपी डाल देते हैं, फिर जैसे ये कह सकते हैं सीड ट्रीटमेंट कर दिया, फिर खूब सारा यूरिया डाल दिया, कीटनाशी कवकनाशी खरपतवारनाशी डाल दिए, और फिर ये कहते हैं गेहूं को जैसे तैसे करके काट लिया, कटाई तो कर ली, फिर उसके अंदर वो सेल्फोज वाली टेबलेट रख देते हैं ताकि लट्टे नहीं लगे, कीड़े नहीं लगे। रखते कि नहीं रखते? नॉर्मली अगर अपन बात करें, आप लोग लगभग सारे रूम लेके रहते होंगे, घर के अंदर अपन गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं तो लगभग 15-20 दिन के अंदर वो कड़वा हो जाता है, उसकी खटाई आ जाती है। आ जाती नहीं आ जाती? छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। सोचो, हाँ इल्लियां पड़ जाती है, मतलब इल्लियां पड़ जाओ मतलब। हाँ अब देखो, अब सोचो जो मार्केट से अपन आटा लेके आते हैं, कम से कम फैक्ट्री में बनता होगा 5-10 दिन वहां भी पड़ा रहता होगा, 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन में भी लग जाते होंगे, 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीना भर दुकान वाले के पास पड़ा रहता होगा। और जैसे तैसे करके अगर वो रूम पे भी ले आए तो हो सकता है 15-20 दिन महीने भर तक आपके पास गेहूं का आटा पड़ा रहे। लेकिन फिर भी देखना, जो अपन पैकिंग वाला आटा लेके आते हैं ना, उसके अंदर इल्लियां नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? इल्लियां, लट्टे नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? क्योंकि उसके अंदर पहले ही जहर डाल दिया। क्या डाल दिया है? जहर डाल दिया। और फिर अपन जैसे ही रोटी बनाए खाते हैं तो ये कहते हैं आशीर्वाद वाला आटा तो जोरदार है, मतलब मजा आ गया, अलग ही टेस्ट है। हमारे घर पे खाना खाते हैं, हम घर पे रोटी बनाते हैं, उसमें ऐसा टेस्ट ही नहीं आता। ये आशीर्वाद वाला आटा सबसे बढ़िया है। और ये कहते हैं जितनी बार जाते हो उतनी बार कहते हैं भाई साहब आटा चाहिए तो कौन सा चाहिए? केवल आशीर्वाद का चाहिए, मतलब। और कुल मिला के वो जहर खाते हैं। और अपनी अगर इस युवा पीढ़ी की बात करें तो अगर अपने को बाहर अगर अपन बर्गर खाने जाए ना, तो भाई बर्गर मतलब अपन वेजिटेरियन घास फूस खाते हैं, घास फूस में भी टेस्ट होता है क्या? बताओ मुझे, घास फूस में टेस्ट होता है क्या? नहीं होता। लेकिन आज बर्गर खा के आए, अगले दिन दूसरे ठेले वाले के पास गए तो अगले दिन दूसरे ठेले वाला पता नहीं उसके अंदर क्या क्या डाल रहा है, तो ये कहते हैं अलग ही टेस्ट और बहुत साफ, इसका बर्गर बहुत बढ़िया, तो ये खाइए। अरे घास फूस में टेस्ट थोड़ी आता है। और आजकल तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से चाय वाला क्रेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बेरोजगारी आ गई। क्या आ गई? अब मान लो आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग चाय की खड़ी खोलो तो आप लोगों को शर्म आएगी कि नहीं आएगी? यार कि इतना पढ़े क्यों थे, बीएससी क्यों करी थी एग्रीकल्चर से, जब चाय की खड़ी खोलनी थी। तो ये कहते उसको प्रोफेशनल लुक दे दिया और ऐसे कहते हैं हम फ्रेंचाइजी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? और आजकल आपने अलग अलग देखा होगा, इधर जाते हैं तो
वो बॉम्बे चौपाटी वाली चाय, और वो अपने काले ये अपने बेकनी पुलिया पे जगदेश्वर वगैरह ऐसे नाम से, मंगल की चाय वगैरह। मंगल की चाय पी कि नहीं उदयपुर के अंदर? मंगल की चाय इतनी ज्यादा गाढ़ी आती है। देखो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा फैट किसके दूध में पाई जाती है? बदावरी भैंस के पेट में। इसमें जो बदावरी भैंस का जो दूध है उसके अंदर फैट सबसे ज्यादा होती है, 13% कितनी होती है। अगर आप लोग बदावरी भैंस ले आओ और उसका ताजा दूध निकाल के अगर आप चाय बनाओ तो भी उतनी गाढ़ी चाय नहीं मिलेगी या नहीं बनेगी जितनी गाढ़ी चाय मंगल वाला देता है। और मंगल वाला ऐसा भी लिखता है कि फैट 7.16%। अब उस चाय को आप कभी 2-4 मिनट ठंडी होने देना या फिर पैक करा के लाना। अगर वो 10 मिनट चाय फ्री रह जाती है ना मंगल वाले की, तो ये कह सकते हैं ये सॉलिड है ना, वो नीचे आ जाता है और ऊपर पानी पानी आता है, रख के देखने से। और चाय पी लेते हैं मंगल वाली, तो ऐसे कहते हैं भाई साहब जबरदस्त चाय, अगली बार तो पियेंगे तो मंगल वाली चाय पियेंगे मतलब। और ये भाई चाय के अंदर भी कोई टेस्ट हो सकता है क्या? भाई चाय डाल दी, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, इलायची वगैरह डाल दी, लेकिन आप इनकी चाय पी के देखना किसी भी, उनमें इलायची जैसा, काली मिर्च जैसा टेस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हैं, डाल रहे, कोई ना कोई रसायन डाल रहे, कोई ना कोई जहर डाल रहे। और चाय पीने के बाद में ये और कहते हैं बोले मजा आ गया तो चाय पियेंगे दिन के पे। अरे जहर खाओगे तो मजा आएगा और क्या आएगा। तो ये नई नई फ्रेंचाइजी खुलती है, इनसे चाय नहीं पीनी चाहिए अपने को। तो कुल मिला के कर सकते हैं। और आजकल तो वो हाईटेक एग्रीकल्चर और चल गई है, वो पॉलीथीन वाला, ये कैसे पॉली हाउस बना के उसके अंदर खूब सारी दवाएं डाल जाए। किसी पॉली हाउस है तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मेरे ख्याल से जालोर बाड़मेर साइड के आप में होंगे। कौन कौन है जालोर बाड़मेर साइड के? हाथ खड़े करो। देखिए इनके यहाँ पे अनार की खेती ज्यादा होती है। कितनी होती? अनार। ये ऐसे कहते हैं कि हम 1 हेक्टेयर के अंदर कम से कम 8-10 लाख के रसायन डाल देते हैं। कितने डाल देते हैं? अनार के पौधों में 1 हेक्टेयर में 8 से 10 लाख रुपए का जहर डाल देते हैं ये। और इनको पता है हम जहर ज्यादा डालते हैं, इसलिए खुद अनार नहीं खाते। जिनके अनार का उत्पादन होता है ना वो अनार खाते हैं। उनको तो पता है कि हमने जहर ज्यादा डाल दिया। क्या डाल दिया? और अपन अनार लेके आते हैं कि 150 रुपए के जी, बहुत बढ़िया अनार है। अरे अनार थोड़ी जहर डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जहर। तो कुल मिला के से करते 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 क्या हुआ कि जहर का उपयोग ज्यादा करने लगे, खाने पीने के अंदर जहर ज्यादा हो गया, और ये कह सकते हैं कि अपनी मिट्टी के अंदर जहर ज्यादा हो गया। अब अपन लोग तो नहीं सोचते, मनुष्य तो नहीं सोचता, खाने वाला चाहे मरे कि जिए, सरकार इसके बारे में जरूर सोचती है। कौन सोचती है? सरकार ने देखा पहले 80-90 साल जीते थे, आजकल 60-70 साल जीते हैं। ऐसा चलता रहा तो ये युवा पीढ़ी लगभग 50-60 साल में सलट जाएगी। कितने साल में सलट जाएगी? 50-60 साल में। और इनके टाबर होंगे वो 30-35 साल में भगवान को प्यारे होंगे। कितने साल में? 30-35 साल। बेचारे आजकल तो पहली क्लास में आने के लिए 3-4 क्लास पढ़नी पड़ती है। पढ़ती ही नहीं पढ़ती? वो LKG UKG प्रे पर फिर पहली क्लास आती है। तो 3-4 क्लास हो, 5 साल का टाबर स्कूल जाएगा, 7-8 साल 12वीं क्लास पास करी, 20 साल का हो गया, 4 साल की BSc, 2 साल की MSc, 3 साल की PhD। अगर बिना गैप लगे करेगा तो भी 30 साल का हो जाएगा। फिर 5 साल 4-5 साल बचेगा कि मैं नौकरी की तैयारी करूं कि राम राम करूं मैं। फिर यार ठीक है यार, मरना ही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही नौकरी की तैयारी करेंगे। तो ये अपन ने तो नहीं सोचा, लेकिन सरकार ने इसके बारे में सोचा, कैसे चलता रहा। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल नई नई बीमारी, पुराने समय में इतने डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, फिर भी हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं आती थी। आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि अपने क्या खाया पिया डॉक्टर के चीज को देख लेते हैं। और आजकल जब से हार्ट अटैक आने लगा तो उसको एंजियोग्राफी करते हैं, उसके अंदर अपने ये जो आपकी नसें हैं खून की, इनमें पूरी बॉडी के अंदर खूब सारे नसें, उनमें कैमरा डाल के घुमाया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं पे ये कह सकते हैं क्लोड तो नहीं बना हुआ, मतलब कहीं से ये ब्लॉकेज तो नहीं है। हम देखते कि नहीं देखते? यानी बिल्कुल बारीक बारीक नसें, उनमें भी कैमरा डाल के चेक कर लेते हैं कि कहीं पे मतलब ब्लॉकेज तो नहीं है। लेकिन फिर भी अब उनकी बात डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ किसी समस्या है, पेट दर्द हुआ है, रोजी का माथा दुख है, गोडा भी दुख है, एक नाक से सेडा भी रोज पड़ता ही रहता है। ऐसे करते हैं डॉक्टर साहब बस ये दवाई ले लो, 15 दिन की दवाई है, फिर आ जाना। 15 दिन दवाई लेते हैं, फिर 15 दिन लेते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब आराम को नहीं आए, दर्द तो भी हो रही है। जब तक दवाई लेते हैं तो पता नहीं चलता, 1-2 दिन दवाई छोड़ते हैं वापस दर्द होने लग जाता है। फिर कहते हैं उदयपुर वाले डॉक्टर बढ़िया नहीं है, अहमदाबाद चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अहमदाबाद दिखाते हैं। फिर वहां जाने के बाद डॉक्टर दूसरे जहर देते हैं, फिर कहते हैं यहाँ पे भी आराम नहीं आया, फिर कि जयपुर के अंदर बढ़िया डॉक्टर है, वहां इधर उधर जाते हैं। तो कुल मिला के इतनी ज्यादा मशीनरीज होने के बाद भी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद में डॉक्टर साहब को ये पता नहीं लगता कि आखिरकार बीमारी क्या है, आखिरकार समस्या क्या है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? परिवार में रिलेशनशिप में होंगे कि नहीं होंगे ऐसे कुछ लोग जो बार बार दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी किसी तरीके का उनका इलाज नहीं हो रहा।
और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद में भी नहीं हो रहा। अपन लोगों का जन्म हुआ होगा तो शहर में 1-2 हॉस्पिटल हुआ करते थे, अरे वो इतने होते थे ना। आजकल तो हर गली के अंदर, हर परिवार के अंदर अपन को एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ये नहीं पता पाते बीमारी क्या है, क्योंकि अलग अलग जहर खा रहे हैं, अलग अलग जहर का प्रभाव शरीर के अलग अलग भाग पे। अपन रोटी खाते हैं, आटे में अलग प्रकार का जहर था, नमक में अलग प्रकार का जहर था, ठीक है, सब्जी में अलग ही प्रकार का जहर था, जो मिर्च लेके आया उसमें अलग ही था, धनिया में अलग प्रकार का जहर था। कोई माथे को परेशान कर रहा है, कोई लीवर को खराब कर रहा है, कोई आमाशय को खराब कर रहा है, तो आंतों को खराब कर रहा है। तो कुल मिला के पता नहीं चलता शरीर के कौन से भाग में समस्या उत्पन्न हो रही है। और ऐसे करते करते इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी बीमारियों को पकड़ में नहीं आ रही। इसलिए क्या किया गया 2013 के अंदर, कब? 2013 के अंदर। इससे पहले भारत के अंदर 2003-4 की बात है। कब की बात है? 2003-4 के अंदर। क्योंकि पुराने समय में से कहा जाता है कि आपने छप्पनिया काल पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? छप्पनिया काल का पढ़ा था 1899 में। और इसे कहा था छप्पनिया काल पड़ गया था। उस समय लोगों के पास खाने के बिल्कुल भी दाने नहीं हुआ करते थे। वो पेड़ों की छाल, जिसको लोकल भाषा में छोड़े, क्या करते हैं मारवाड़ में, क्या कहते हैं छोड़े, कि लोग छोड़े खा के जिंदा रहा करते थे, खाने के लिए अन्न नहीं हुआ करता था। उसी प्रकार देश आजाद हुआ तब भी अन्न की कमी हुआ करती थी। किसकी कमी थी? अन्न की कमी। लोग भूखे मर रहे थे। अब भूखे मरने से बढ़िया कम से कम जहर खा ले, क्या खा ले? जहर खा ले। लेकिन जब अपना देश ऐसे करते 20-25 साल हो गए तो भारत देश आत्मनिर्भर हो गया। क्या हो गया? आत्मनिर्भर। किसी दूसरे देश से अन्न मंगाने के, यानी गेहूं और धान इनको मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसलिए 2003-4 के अंदर क्या किया गया था? भारत में एक संस्थान स्थापित किया गया था जिसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या नाम था? सेंटर। इसका पहले जो नाम था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और प्रेजेंट टाइम इसका नाम क्या कर दिया? नेशनल की जगह सेंट्रल कर दिया है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? जैविक खेती, या इसी को कहते हैं कार्बनिक खेती। यानी जो पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी पुराने समय में, खाद डाल के जो खेती की जाती थी, उस खेती को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये संस्थान खोला गया था। क्या खोला गया था? संस्थान खोला गया था कार्बनिक। कार्बनिक को अपन किसके नाम से जानते हैं? जैविक के नाम से। तो कार्बनिक या जैविक खेती संस्थान। और यह संस्थान बताओ कहां पे खोला गया था? गाजियाबाद के अंदर। कहां खोला गया था? गाजियाबाद। और दोस्तों गाजियाबाद बताओ कहां पे? अपने यूपी के अंदर। कहां पे? यूपी में। स्थापना कब हुई थी? 2003 और 4। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर 2003 भी ऑप्शन में था और 2004 भी ऑप्शन में था। अगर दोनों ऑप्शन आए तो कौन सा ऑप्शन सही करके आना आपको? 2004। क्या करके आएंगे? अब ये संस्थान तो खोल दिया ताकि जैविक खेती को लोगों को प्रमोट किया जाए, लेकिन इस संस्थान का कोई बहुत ज्यादा अच्छा असर भारत के अंदर देखने को नहीं मिला। तो 2013 के अंदर जो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मीटिंग हुई, इसके अंदर देखा गया कि ये जहर की प्रॉब्लम है, ये सभी देशों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गई है? बढ़ गई है, जिसके कारण पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्य की औसतन आयु वो क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर मिट्टी में जहर डालना बंद नहीं करा तो आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से दुनिया पर डायनासोर का राज था, डायनासोर खत्म हो गए, ये मनुष्य भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और आने वाले समय में कुत्ते राज करेंगे। कौन करेंगे पृथ्वी पर? कुत्ते राज करेंगे। ऐसी वहां पे भाषा बोलेगी। तो ये देखा गया कि अगर इस समय अगर इस जहर को नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरे विश्व में मनुष्य जीवन के ऊपर संकट आ जाएगा। और इस संकट को टालने के लिए क्या किया गया था 2014 के अंदर? कब? 2014 के अंदर क्या किया गया? 2013 के अंदर 2014 किसके नाम से डिक्लेयर कर दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से। किसके नाम से? अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के नाम से घोषित कर दिया गया था 2014 में। किसको किया गया था? 2015। 2014 को फैमिली फार्मिंग के नाम से जानते हैं। 2015 को किसके नाम से डिक्लेयर किया गया? अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सोइल ईयर के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया था। अब 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया तो सारे देश बताओ ये जहर डाल रहे हैं उसके बारे में लोगों का अवेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? और 2014 में भारत के जो प्रधानमंत्री वो कौन बन गए थे? मोदी जी बन गए थे। कौन बन गए थे? मोदी जी बन गए थे। तो मोदी जी 2014 में बने थे, नया नया जोश जुनून था प्रधानमंत्री बनने का। 2015 को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो बताओ भारत के अंदर कोई ना कोई योजना चलाई जाएगी नहीं चलाई जाएगी? और 2015 के अंदर भारत के अंदर एक योजना चलाएगी जिसका क्या नाम था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या नाम था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। इसकी 19 फरवरी 2015 को क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी।
ये योजना क्या है, इसके बारे में कोई योजनाएं पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो 2015 में, अब 2015 के अंदर योजना चलाएगी। 2015 में लोगों को अवेयर किया गया, क्या किया गया, अवेयर किया गया। जहर डालोगे तो मर जाओगे आप लोग, आने वाले समय के अंदर मनुष्य जीवन लुप्त हो जाएगा, आपके बच्चे किसी के पेड़ से नहीं चला जाएगा, किसी का मुंह टेढ़ा होगा, किसी की एक आंख बंद होगी, किसी की दोनों आंखें बंद होगी। इस तरीके से लोगों को अवेयर किया गया। और इसी समय ये कह सकते हैं अपने डीडी किसान चैनल, उसके ऊपर एक कार्यक्रम भी चलाया गया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या था, स्वच्छ धरा तो खेतरा, जिसमें केवल और केवल कार्बनिक खेती के बारे में समझाया गया। किसके बारे में, कार्बनिक खेती के बारे में। ऐसे करते करते बताओ भारत के अंदर योजना चलाएगी, तो बताओ इसका प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा। तो भारत का प्रथम राज्य था सिक्किम। कौन था, सिक्किम, जहां पे क्या कर दिया था, इन रसायनों को पूरी तरीके से बैन कर दिया। क्या कर दिया, अगर बैन नहीं कर दिया, ये दुकानों पे मिलेंगे ही नहीं, तो बताओ किसान उपयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, या मिलेंगे 2 नंबर से मिलेंगे, मतलब फर्जीवाड़े से मिलेंगे। फर्जीवाड़े से देंगे 2-3 गुना पैसे ज्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर 2-3 गुना पैसे ज्यादा लगेंगे तो किसान जितना खर्चा हो रहा है उतना उसकी मुनाफा ही नहीं हो रहा। तो किसानों ने ये उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशियों का उपयोग क्या कर दिया, बंद कर दिया। और भारत का प्रथम संपूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन बन गया था, सिक्किम बन गया था। और ये कसम 10 फरवरी 2016 को, कब, 10 फरवरी 2016 को भारत का प्रथम संपूर्ण जैविक खेती वाला राज्य किसको घोषित किया गया था, सिक्किम को प्रथम जैविक खेती वाला राज्य बन गया था। और जैविक खेती बताओ मनुष्य जीवन के लिए बढ़िया है कि खराब है, बढ़िया है। और बढ़िया है तो बताओ इसको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और इसी समय एक वहां पे इंस्टीट्यूट खोल दिया गया था जिसका नाम था नोपरी। क्या नाम था, नोपरी, जिसका जो पूरा नाम रखा गया वो क्या था, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या था, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो पहले इसका नाम नेशनल था, अब इसका सेंट्रल कर दिया गया है। तो केवल और केवल दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर इतना ही अंतर है, आपके इसके अंदर रिसर्च दे रखा है, जो कि इनके अंदर रिसर्च नहीं दे रखा। इतना याद रखना, नया इंस्टीट्यूट था, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य बन गया था। तो एक आ गया कि इस तरीके से वाकई से इसके ऊपर अनुसंधान करो, देखो, ताकि बाकी राज्य के अंदर भी कार्बनिक खेती को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो कार्बनिक खेती का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपके कहां खोल दिया गया था, आपके सिक्किम में। और सिक्किम के अंदर ये कहां खोला गया था, बताओ, देखिए कहां खोला गया था, गंडकड़ा टोक में। कहां खोला गया, अरे कुत्तों को ठोका कि नहीं ठोका कभी, गंगटोक। और गंगटोक की जो राजधानी है वो कौन सी है, सिक्किम। जिस दिन डिक्लेयर किया गया था उसी दिन खोल दिया गया था, कब, 10 फरवरी 2016। तो कई बार पूछ जाता है कि सिक्किम को प्रथम जैविक खेती वाला राज्य कब घोषित किया गया था, 10 फरवरी 2016। और नोपरी भी किस दिन खोला गया था, 10 फरवरी 2016 को खोला गया था। बताओ याद रह जाएगा क्या। देखो भारत का प्रथम संपूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। लेकिन आपको वर्तमान में पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल कौन से राज्य के अंदर है, तो किसमें हो जाएगा, एमपी। क्योंकि सिक्किम छोटा सा है, एमपी क्या बड़ा है। सिक्किम इतना है पूरे में ऑर्गेनिक खेती की जाती है, एमपी में पूरे में नहीं की जाती, की तो कम जाती है, लेकिन छोटा क्षेत्रफल ज्यादा किसके अंदर है, एमपी के अंदर है। किसमें, तो ये कहते हैं एमपी में सर्वाधिक क्या की जाती है, जैविक खेती की जाती है। और ये कह सकते हैं दोस्तों प्रथम संपूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन बन गया। अब बताओ भारत में भी जैविक खेती को बढ़ावा देंगे कि नहीं देंगे। आजकल मंडियों में जाते हैं कहते हैं आम ले लो, आम, दूसरा आदमी चिल्लाता है कार्बनिक आम ले लो, ऑर्गेनिक आम ले लो, मिलते कि नहीं मिलते, इसके 5-10 रुपए ज्यादा भी लिए जाते हैं। वर्तमान समय में तो ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण संस्थान है वो अपने भारत में जयपुर के अंदर जो ये कहती है कि तुम कार्बनिक खेती करो, तुम जहर का प्रयोग मत करो, हम आपको 10,000 रुपए देंगे एक हेक्टेयर में। कितने देंगे, अगर वर्तमान समय में कोई किसान अगर कार्बनिक खेती करता है तो उसको कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण का जो प्रमाण पत्र तो देते ही देते हैं, साथ में 1 हेक्टेयर के अंदर कार्बनिक खेती करने के कितने रुपए दे रही है सरकार, 10,000 रुपए। कितने दे रही है, 10,000 रुपए दे रही है। तो कुल मिला के राजस्थान में प्रमोट तो कर ही रहा है, मतलब अगर ये प्रमोट कर रहा है तो बताओ राजस्थान के भी कोई ना कोई जिले होंगे कि नहीं होंगे जिसमें कार्बनिक खेती की जाती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक खेती की जाती है कौन से जिले के अंदर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोनों जिले अगर अलग अलग आ जाए, दोनों में से एक करके आना, कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो अपने को एग्जाम के अंदर सोशल स्टडीज जनरल पूछ ली जाती है। इसी के साथ अपना सोशल साइंस का जो इंट्रोडक्शन है वो 100% क्या होता है, कंप्लीट होता है। अभी तक अपने को टॉपिक नहीं पढ़ा, सोइल के बारे में थोड़ी बहुत ही अपन ने क्या ली है, बातचीत की है। अब जो अपन आगे पढ़ेंगे उनके अंदर अपन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेते हुए चलेंगे, बेसिक टॉपिक से चलते हुए ये कह सकते हैं जीरो से हीरो की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले कल लिखा था उसके आगे लिख लीजिएगा इसरो इंस्टीट्यूट।
और है जैसे का जैसे लिख लीजिएगा। पहले नाम ये था, नाम चेंज कर दिया गया था इसरो 1969 के अंदर। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट, जो भी सीटी के एग्जाम में पूछा गया था। और जो भी वर्तमान चेयरमैन हो कौन है? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। ठीक है, इसको अपन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से जानते हैं, मतलब है ना, DOS के नाम से जाना जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोग क्या लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सर डब्ल्यू की पिछली कटो बता दीजिए। 10 फरवरी 2016 नहीं सर, 18 जनवरी। बेटा एक बार चेक करना, गूगल है, गूगल के ऊपर चेक करो बेटा फटाफट जाके। 18 फरवरी को हो सकता, 18 जनवरी को हो सकता है कि आपका जन्मदिन आ रहा होगा। ये तो 10 फरवरी को बना था। अपने फार्म पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ 5 साल से। माधव जी बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, गजब का काम कर रहे हो। मनुष्य जीवन को बचाने का काम कर रहे हो। लालच थोड़ा सा आप लोगों में कम हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर वालों का तो मुझे लगता नहीं कि लालच कम होगा। बस पैसे चाहिए, चाहे कैसे आए, कितने जहर डाल दो। आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था बेटा 1975 के अंदर। आगे जो पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से पूरा पढ़ाएंगे ना, आपको रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे ना, दूर संवेदन जब पढ़ेंगे टॉपिक वहां पढ़ाऊंगा। 1975 में लॉन्च किया, 1975 में। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिखने के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा आगे और नोट कीजिएगा आप लोग। जो नए वाले स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अगर आपके 5-10% भी पल्ले पड़ गया है तो समझ लेना है आपके दुनिया के इंटेलिजेंट जीनियस लोगों में से एक है। आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, आप भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया। और थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप टॉपिक के बीच में आए। कल हमने इंस्टीट्यूट पढ़ लिए थे, ये 1-2 इंस्टीट्यूट बच गए थे जिनके बारे में हम लोग क्या कर चुके, जानकारी है वो कर चुके हैं। चल आगे बढ़ू मैं। ये लिखो, देखिए ऑनलाइन वालों कमेंट भी देख लेते हैं, कहेंगे सर हमारे तरफ ध्यान भी नहीं देते आप। सर जी मैं ऑफलाइन आया था पढ़ने पर मेरी तबीयत खराब हो, तबीयत खराब हो गई थी, या जिसके लिए ऑफलाइन आए थे वो मिला नहीं यहाँ पे है? पवन जी सर इसरो के फर्स्ट चेयर सारा भाई थे, फर्स्ट चेयर में उन्होंने रिकमेंडेड करा था, उनके रिकमेंडेशन पे किया गया था। मैंने कहा सारा भाई उनके द्वारा रिकमेंड किया गया, उनके आधार पे खोला गया था। सर हमारा 3rd ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, नहीं आया, और बाद में मार्कशीट ऐड नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते बेटा ना। अगर आपके 3rd ईयर का जिस दिन 19 दिसंबर लास्ट डेट है डब्ल्यू का, 19 दिसंबर से पहले 3rd ईयर का रिजल्ट आ गया है तो डब्ल्यू में एलिजिबल है। और 19 दिसंबर 2024 तक अगर आपका 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आता है, चाहे मार्कशीट कभी भी लो, आपकी मार्कशीट के ऊपर रिजल्ट डेट लिखी हुई होती है ना, 19 नवंबर। अच्छा अभी यहाँ नवंबर चल रहा है, 19 नवंबर 2024 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, अन्यथा आप क्या है, डब्ल्यू कंपटीशन से बाहर है। और ये ऑफलाइन वाले टाबर हाँ भर रहे हैं कि सर बाहर तो करो, थोड़े बहुत तो बाहर करो, 1-2 सीट खा जाएंगे नहीं वो। और ये लिख लो, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर किसके जन्मदिन पर? थाईलैंड का राजा था भूमिबोल, उनके जन्मदिन पर पहली बार बनाया गया था 5 दिसंबर 2024। उससे लगातार इस बार अपन 10वां मृदा दिवस मनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। एक साथ ये लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे, छापेंगे, नोट करेंगे, मतलब ठीक है। देखो 3rd बैच वाला मैं रोज ही भूल जाता हूँ, मतलब आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ा रखे हैं 3rd बैच वाले, मुझे एक कॉपी दे दो, अभी दे दो, भूल जाऊंगा। कौन है 3rd बैच वाला? आधी सोल्यूशन होगी, किसी ने कहा मुझे कॉपी दे दो मुझे, और 5-10 मिनट बाद में या तो सर दे जाएंगे या आपको वो सर है वो आप वहां से केबिन से ले लेना, कोई भी दे दो मुझे एक जना को, आगे आगे दे दो। मुझे देखना टॉपिक का राइटिंग खराब, मुझे राइटिंग नहीं देखनी, कौन कौन से टॉपिक करा दिए वो देख लेना है, ताकि 3rd बैच वालों को थोड़ा वो भाई पूरी क्लास में आते हैं, आप ये लिखने बाद दे देना, ताकि अगर आप एक क्लास में आते हैं और आपने पहले पढ़ रखा तो रिवीजन हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन भी नया मिल गया है तो भी नया देखना। ये लिख लिया यहाँ तक, यहाँ का एक रो खाता खाता लिखो, बेगा बेगा उतार लो। हाँ भाई गीत गाने के लिए आए हैं, सही में गीत गाने के लिए, तो डब्ल्यू बन जाएगा, शादी आदि करेंगे तब आएगी लुगाइयां गीत गाने के लिए, अभी थोड़ी आएगी। ये लिख लिया। अब देखो क्लास में मैं कुछ को नोटिस कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है आप लोग अभी आए हो, खाना खा के आए होंगे, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों को भूख लगी हुई है। क्या लगी हुई है? और कुछ स्टूडेंट तो पेन के बटके भर रहे हैं। किसके भर रहे हैं? पेन के बटके। अरे भाई खाना है तो कोई ढंग की चीज खाओ, बाटे खाया करो, बाटे लाया करो 2-4।
पेन के बटके नहीं बढ़ने अपने को, पेन तो खाना ही नहीं है, ये हथियार है अपना, क्या है, हथियार है। हथियार के बटके बढ़ना अच्छी बात है क्या, नहीं है, हथियार के बटके बढ़नी नहीं है। लिख लिया यहां तक। चल आगे बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 लिख लो नीचे, अंतरराष्ट्रीय, इसके नीचे लिखो अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। सर पोलिया हाउस पे लोन मिलता है बेटा, मिलता है, जरूर मिलता है, 70% लोन मिलता है ना पोलिया हाउस के ऊपर। 12-13 लाख रुपए का बनता है, 3-4 लाख रुपए अपने लगते हैं, बाकी गवर्नमेंट देती है, लेकिन इसके फॉर्म भरने पड़ते हैं अपन को ना, फॉर्म भरिएगा आप लोग। ये लिख लिया यहां तक। ये लिखने के बाद में ये अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष आपने लिख लिया होगा, ये लिख लिया यहाँ पे। और 2015 में लॉन्च की थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी लिख लो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में लॉन्च की गई थी ना। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, योजना ही पढ़ाऊंगा था, है ना। सर राकेश जी क्या करें, सर डब्ल्यू बनने के बाद लाडी और गाड़ी लेंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा। ये सपने सपने रह जाते हैं, टाइम पे अगर सगाई हो रही है तो करवा लो, नहीं तो बिहार की तरफ भागना पड़ेगा कि लाडी और गाड़ी दोनों के चक्कर में से रह जाओगे। इसका ये लिख लो दोनों इंस्टीट्यूट। देखो किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, लगता है कि पर्सनल प्रॉब्लम है, सर सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर का नहीं है, तो देखो आपके ऐप के ऊपर अनाउंसमेंट के अंदर रोज आपके एक मैसेज दिया जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूट से संबंधित कोई भी समस्या होना तो पूछ जाता है। तो कोई भी डाउट हो ना ऑनलाइन वालों के, तो आपको क्या करना है, वो आपके डाउट वाले जो डाउट काउंटर वाले नंबर दे रखे हैं ना, उसके ऊपर लिख देना है महेश सर सोल्यूशन, और जो भी समस्या है वो हमारे पास फॉरवर्ड होता है, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो ना, ऑनलाइन वालों को एक एक क्वेश्चन बताने लग जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं बेटा। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर आपको करना है, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं है यार, ये नहीं है यार, वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर वो लिख के आपको व्हाट्सएप कर देना है, हमारे पास फॉरवर्ड हो जाएगा और हमारी रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी जैसी जैसे ना। सर बिहार में नहीं मिली बेटा, बिहार में नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ लेना कि दुनिया के अंदर केवल और केवल जनगणना के लिए आए हैं आप लोग, है ना। चल लिख लिया यहां तक। वैसे भी आप लोगों की भी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, नए नए होते हैं तो थोड़ी सी क्या रहती है, स्पीड कम रहती है। लाल पेन से, काले पेन से, नीले पेन से, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे। क्या हुआ, हाँ धीरे धीरे समय के साथ बढ़ जाती है स्पीड, तो 5-7 दिन लगे, 5-7 दिन में बढ़ जाएगी स्पीड। मुझे ऐसे लग रहा है तेरे को कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है स्पीड बढ़ाने का। अरे सर ऑनलाइन वाले की बेटा मैं किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता ना, ध्यान देने में थोड़ी रखा है कुछ, क्यों भाई सब सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत, फिर ठीक है। तो पीछे पीछे कोने वाले भाई साहब, खोपचे वाले, सही चल रहा है सब, फिर ठीक है। आगे बढ़े क्या, और क्या क्या लिखा दिया मैं एक बार देख लेता हूँ इधर, कोई स्लाइड कौन सी, ये वाली होगी, बस सर 1 मिनट है ना। इनकी बात मैं पहुंचाता हूँ, ये कह रहे हैं जो अभी नया बैच के स्टूडेंट हैं, 4 तारीख वाले बैच के टाबर है, वही बाहर आएंगे, बाकी अपनी सीट से चिपके रहेंगे, हिलना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। नए बैच के स्टूडेंट 5वें बैच के ना, ये लिख लिया, बाकी जो भी मामला मैटर मसला अपन कल लिख लेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। तो आप लोग जाओ भाई, नए बैच वाले आराम से जाओ, धीरे धीरे